कल सूत्र क्या पढ़ा था आप सबने? ठीक है, तो समर्थानाम प्रथमाध्व आपको समझ में आ गया? जी। ठीक है ना, कि आगे समर्थ प्रातिपदिकों से ही प्रत्यय होंगे, तद्धित प्रत्यय। और अतः इत्यादि किसके विशेषण बनेंगे? प्रातिपदिक के विशेषण बनेंगे, समर्थ के विशेषण नहीं बनेंगे। ये मुख्य रूप से था। अश्वपत्यादिभ्यश्च द्वितीय 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 का पुरस्ताद अपवाद है। अगला सूत्र है उत्सादिभ्यो। उत्सादिभ्यः हाँ एक वचन। उत्स आदि येषां ते कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अर्थ करेंगे सूत्र का। उत्सादिभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु ऐ प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ? उत्सादिभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु ऐ प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, कहते हैं उत्सादी समर्थ प्रातिपदिकों से प्राग्दिव्यतीय अर्थों में। ठीक है, पीछे तो कह चुके हैं कि अण प्रत्यय होगा प्राग्दिव्यतीय अर्थों में, किंतु इसने क्या कह दिया कि अण न होकर के क्या प्रत्यय होगा? ऐ प्रत्यय ही होगा। तो कोई भी अर्थ होगा आगे, चाहे वो तस्य समूह हो, चाहे वो तथा आगतः हो, तस्य विकार हो, तस्य दम हो, तेन रक्तम रागात, कोई भी जो अर्थ उसमें घट सकते हैं, तो उनमें अण प्रत्यय नहीं होगा, अपितु क्या प्रत्यय होगा? ऐ प्रत्यय होगा। अण और ऐ में क्या अंतर आएगा? स्वर में आएगा। वृद्धि तो दोनों में होगी, किंतु जब अण करते तो प्रत्यय उदात्त होता, ऐ करेंगे तो आद्य उदात्त, इत्यादि नित्यम से आद्य उदात्त हो जाएगा, तो बनेगा उत्सह। ठीक है, तो उत्सस्यापत्यमिति औत्सह, औदपानः, उदपानस्यापत्यमिति औदपानः। तो सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। उत्स आगे ऐ वृद्धि करके औत्सह यचिभम यस्यति च औत्सह औदपानः। और ङीप तो दोनों में ही होगा, टिड्ढाण है, अण होगा तो भी ङीप होगा, स्त्रीलिंग में ऐ होगा तो भी ङीप होगा। स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नयौ भवनात्। स्त्री पुंसाभ्याम पंचमी का द्विवचन, नय स्नयौ प्रथमा का द्विवचन, भवनात् पंचमी का एक वचन। स्त्री च पुमांश्च, स्त्री च पुमांश्च इति स्त्री पुंसौ, है ना? ताभ्याम स्त्री पुंसाभ्याम नय च स्नय च इति नय स्नयौ। ठीक, आगे अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति वही सब, प्राप्त तद्धितः या प्रतिपदिकात् इत्यादि अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। भवनात् प्राक्, भवनात् प्राक् अर्थात धान्यानाम भवने क्षेत्रे खे। चतुर्थ अध्याय में आप प्रायः इसी प्रकार से देखेंगे, है ना? जैसे प्राक् वहते ठक, वहती से पहले पहले तक ठक प्रत्यय होगा, क्योंकि हर सूत्र में उन्होंने प्रत्ययों का निर्देश करना गौरव हो जाएगा, इसलिए ऐसे शब्द एक साथ रख दिए, ऐसे अर्थ एक साथ रख दिए और उन अर्थों में एक प्रत्यय विधान कर दिया। प्राकृतात् छह, कृत से पहले पहले तक छ प्रत्यय। प्राग दिव्यतों, दिव्यति से पहले पहले तक अण प्रत्यय। प्राग दिशो विभक्ति ही, वहां से पहले पहले तक विभक्ति संज्ञा। तो इस प्रकार से इसमें आपको चतुर्थ और पंचम अध्याय में इस प्रकार के आपको कई सूत्र मिलेंगे। तो भवनात् पंचमी कर दिया। अब पंचमी किसके योग में हुई यहाँ पर? तो वही प्राक के योग में होगी। प्राक के योग में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से होती है? दिशावाची शब्द है, अन्याराधित अर्थे। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग अष्टाध्यायी इस प्रकार से दोहराओ, है ना? एक एक प्रकरण, एक एक चीजों को दोहराते रहिए। जब आप तृतीय पाद दोहराइए तो इस दृष्टि से दोहराओ कि इनके योग में ये विभक्ति हो रही, इनके योग में ये भी। पूरा अर्थ नहीं भी यदि आप दोहरा रही हैं, पूरे उदाहरण नहीं भी कर रहे हो, तो भी इतना रखो कि अच्छा इस सूत्र से इस योग में ये विभक्ति रहती है, ये सूत्र ये कार्य करता है, ये सूत्र ये कार्य करता है। तो उससे आपको क्या रहेंगे? छोटी छोटी जो चीजें हैं वो स्मरण में रहेंगी। तो अन्याराधित अर्थे दिक् शब्दांचुत्र पदाचाही युक्त, इस सूत्र से प्राक के योग में क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो भवनात् प्राक, ठीक है ना? ये अर्थाः विहिताः तेषु अर्थेषु स्त्री पुंस इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां यथा संख्यम नय स्नय इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। फिर से करिए अर्थ उसको लगा करके। भवनात् प्राक् अर्थात
धान्यानां भवने क्षेत्रे च इत्येतस्मात् प्राक् ये अर्थाः विहिताः तेषु अर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां इत्येतौ प्रत्ययो न स्नयो प्रत्ययो भवतः कर लो, या फिर न स्नय इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। हाँ, फिर से बोलिए। भवनात् प्राक् अर्थात् धान्यानां भवने क्षेत्रे च इत्यस्मात् प्राक् ये अर्थाः विहिताः तेषु अर्थेषु स्त्रीपुंसाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां न स्नयो प्रत्ययो प्रत्ययो भवतः। हाँ, कह दिया कि धान्यानां भवने क्षेत्ररेखें सूत्र से पहले पहले जितने भी अर्थ विधान किए गए, अब ये तो प्राग्दिव्यति अर्थ था और ये आगे बढ़ गया, तो उससे पहले जितने भी अर्थ विधान किए गए हैं उन सब अर्थों में सामान्य रूप से अण प्रत्यय का विधान होता। इसने कहा नहीं, सभी अर्थों में क्या प्रत्यय होगा? स्त्री और पुंस शब्द से यथासंख्य नय और स्नय प्रत्यय होगा। स्त्री शब्द से नय प्रत्यय होगा और पुंस शब्द से स्नय प्रत्यय होगा। ठीक है, तो स्त्रीषु भवम स्त्रैणम क्या बन जाएगा? स्त्रीभ्यो हितमिति स्त्रैणम, और पुंसी भवमिति पौंसनम, पुंसे हितमिति पौंसनम। कोई भी अर्थ ले लीजिए, है ना। स्त्रियाः इदमिति स्त्रैणम। तो धान्यानां भवने क्षेत्ररेखा से पहले पहले जो भी अर्थ है, तस्य विकारः, तस्येदं, तस्य समूह, स्त्रीणां समूह इति स्त्रैणम। ठीक है, स्त्रीषु अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति स्त्रैणम, तदधिकृत्य कृते ग्रंथे। तो कोई भी अर्थ ले लेंगे, सभी अर्थों में प्रत्यय क्या होगा? केवल नय। और जब नय प्रत्यय होगा तो सिद्धि कैसे होगी? देखो, स्त्री शब्द रखेंगे, जो भी समर्थ विभक्ति आएगी जब जिस अर्थ में होगा वो समर्थ विभक्ति ले ली जाएगी। स्त्री आगे नय प्रत्यय करेंगे, नय के ईत होने से क्या हो जाएगी? वृद्धि। किसको वृद्धि होगी बताओ? स्त्री के ई को होगी, यही एक ही अच्छा है। तो वृद्धि होकर के क्या बन गया? स्त्रैण। अटकुपांग में वायपी लग गया, क्या बन गया? स्त्रैण। आगे जैसा अभिधेय होगा उसके हिसाब से कार्य हो जाएगा, तो बन जाएगा स्त्रैणम। आज डस्टर नहीं रखा आप लोगों ने? ठीक है, अब पौंसनम की सिद्धि करिए। ठीक है, जैसे पुंसी भवमिति पौंसनम, तो तब समर्थ विभक्ति क्या लगेगी? नी। पुंसी भवम विग्रह करेंगे। मूल शब्द क्या आपको मालूम है? पुंस। पुमान तो रूप चलता है, मूल शब्द क्या है? पुंस। तो पुंस आगे क्या रखेंगे? नी, और उसके बाद स्नय। अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर देंगे, तो पुंस आगे स्नय। फिर यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे? ये पुंस है ना, ऐसे है ये, तो संयोगान्तस्य लोप लग जाएगा। संयोगान्तस्य पदस्य लोपो भवति, तो इस सकार का लोप हो जाएगा। पुंस के सकार का क्या हो जाएगा? लोप होगा। फिर क्या रह जाएगा? पुंस स्नय। ठीक है, और यहाँ ईत होने के कारण से आदेश को वृद्धि होगी, तो क्या बन जाएगा? पौंसन और पौंसनम बन जाएगा। तो यहाँ पर संयोगान्तस्य लोप का ध्यान रखना है आपको। तो पौंसनम आ गया समझ में? नहीं आया? तो इसी प्रकार से कोई भी अर्थ रहेगा, सभी अर्थों में क्या प्रत्यय होगा? स्त्री शब्द से नय। तभी देखो स्त्रैण ताब्धित, स्त्री अधिकृत्य कृतो ग्रंथ स्त्रैणम, तद्धितम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ ताद्धितः। ठीक है, अब उसके बाद फिर स्त्रैणम च ताद्धितम चेति स्त्रैण ताद्धितम। क्या स्त्रैण ताद्धित बताओ? वेदांग प्रकाशन स्त्रैण ताद्धित। जैसे कारकी है, सामासिक है, नामिक है, आख्यातिक है, उसी प्रकार से स्त्रैण ताद्धित भी पुस्तक है। उसमें स्त्री प्रत्यय पूरा है और तद्धित प्रत्यय पूरा, यानी चतुर्थ पंचम अध्याय उसमें पूरा आ जाता है। तो इस प्रकार से स्त्रैण शब्द ही बनता है। तो ये 2 सूत्र हो गए। तो ये जो 4 सूत्र हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कि कोई भी अर्थ हो, किसी भी अर्थ में कोई भी प्रत्यय नहीं होगा, अपितु इन चारों सूत्र मतलब जो शब्द हैं अश्वपत्यादि, उनसे अण ही होगा, द्वितीय 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 से न्य ही होगा, उत्सादियों से ऐ ही होगा, और स्त्री पुंस से न और स्न प्रत्यय ही होंगे। अन्य जो भी प्रातिपदिक हैं उनसे यथाविहित प्रत्यय होते रहेंगे।
आगे सुनिए। अब जब हम जैसे अर्थ कर देंगे कि षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अपत्यम इति तस्मिन् अर्थे यथाविहितम प्रत्ययो भवति। अब वो यथाविहित प्रत्यय का मतलब क्या हो गया कि सभी प्रातिपदिकों से तो अन होगा, किंतु स्त्री पुंस से न और स्नेह होगा, उत्सादियों से ऐ होगा, द्वितीय 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 से न्य होगा। बस समझ में आ गई। तो यथाविहित, यथाविहित मतलब यो यस्माद् विहितः स यथाविहितः, जो जिससे प्रत्यय का विधान कर दिया गया वो यथाविहित। यह यस्माद् विहितः स यथाविहितम, जो प्रत्यय जिससे विधान कर दिया गया वो यथाविहित। बात समझ में आ गई। तो यथाविहित बार बार आएगा प्रयोग आगे, अब चतुर्थ अध्याय में आप चल पड़े हैं। तो यथाविहितम प्रत्यय भवति, यथाविहितम, यथाविहितम यानी जो जिससे विधान किया उससे वो प्रत्यय होता जाएगा। चलिए अब आगे द्विगोर लुगनपत्ये। द्विगोह षष्ठी का एक वचन, अनपत्ये लुक प्रथमा का एक वचन, अनपत्ये सप्तमी का एक वचन। न अपत्यम अनपत्यम तस्मिन् अनपत्ये। इस सूत्र से आप लोग परिचित हैं, पहले इस सूत्र से किसी सिद्धि में आ चुका है, फिर से भी हम लोग करेंगे। अर्थ होगा सूत्र का, प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु, प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु द्विगोः संबंधिनः प्रत्ययस्य या द्विगोः निमित्तकस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति अनपत्ये। ठीक है ना। क्या अर्थ हो गया? प्राग्दिव्यतीयेषु अर्थेषु द्विगु निमित्तकस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति अनपत्ये। कहते हैं प्राग्दिव्यतीय अर्थों में द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा अनपत्ये, अपत्य संबंधी प्रत्ययों को छोड़कर। ठीक है। प्राग्दिव्यतीय द्विगु संबंधी तद्धित प्रत्यय का क्या होता है? लुक होता है अपत्य अर्थों को छोड़कर। यानी अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय होगा, अपत्य अर्थ में जो तस्यापत्यम के अर्थ में जो प्रत्यय होंगे उनको छोड़ करके द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय, प्राग्दिव्यतीय अर्थों में द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय होगा, द्विगो षष्ठी कर दिया इसलिए द्विगोह में जो षष्ठी विभक्ति हुई है वो संबंध में षष्ठी है। द्विगु संबंधी, द्विगु निमित्तक जो तद्धित प्रत्यय, यानी ऐसा तद्धित प्रत्यय जो द्विगु का निमित्त बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो आपको मालूम भी है, फिर भी मैं बता दूंगी अभी। तो ऐसा जो तद्धित प्रत्यय जो कि द्विगु का निमित्त बनेगा उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। किन प्रत्ययों का नहीं होगा? जो अपत्य अर्थ में है उनका लुक नहीं होगा। उदाहरण है इसका, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इति पंचकपालः, दशकपालः। पंचसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इति पंचकपालः दशकपालः। यह पढ़ चुके हैं तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च में। तो वहां पर क्या होता है कि तद्धितोत्पत्ति विषय में तद्धित उत्पन्न होगा ऐसा मान के आप पहले ही क्या कर लेते हैं? समास कर लेते हैं। ठीक है। और आपको ये पता कि इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय आएगा, और जब हम समास कर लेंगे और उस सूत्र से जो समास होगा उसमें जो संख्या पूर्व वाला समास होगा वो द्विगु संज्ञक होगा। तो आपको मालूम है कि कौन सा तद्धित प्रत्यय द्विगु का निमित्त बनने वाला है। ठीक है ना। तो जो द्विगु का निमित्त तद्धित प्रत्यय है उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। तो पंचसु कपालेषु संस्कृतः, पंचन आगे सुप, कपाल आगे सुप, इस अर्थ में आपने संस्कृतः पुरोडाशः, इस अर्थ में आपने क्या किया है? कौन सा प्रत्यय उत्पन्न कर रही हैं? अण। उसका क्या हो जाएगा फिर? इधर तो आप प्रत्यय उत्पन्न कर लेंगी और इधर क्या करेंगे? फिर समास करेंगे। समास करके अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर देंगे। तो पंचन कपाल आगे अण। अब ये जो अण प्रत्यय ये कैसा प्रत्यय है? तद्धित का द्विगु का निमित्त है। ये कैसा प्रत्यय है? द्विगु का निमित्त है, इसलिए इस प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। पंचन कपाल अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके प्रातिपदिक उपपद संज्ञा करेंगे, नकार का लोप कर देंगे, नलोपा प्रातिपदिकांतस्य से। तो पंच कपाल, पंचकपालः, दशकपालः। तो इसकी विस्तृत सिद्धि आप तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च में पढ़ चुके हैं। तो बहुत व्यापक सूत्र है ये,
है ना। प्राग्दिव्यतीय अर्थों में जो भी द्विगु का निमित्त तद्धित प्रत्यय होगा वो सबका लुक कर देगा। और द्विगु संज्ञा कब होगी? संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व वाले समास की द्विगु संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सूत्र। और उदाहरण ले लो, द्वौ वेदौ अधीते इति द्विवेदः, द्वौ वेदौ अधीते इति द्विवेदः, त्रिवेदः। तो यहाँ पर द्वौ वेदौ अधीते, तद अधीते तद्वेद से यहाँ पर हम क्या करेंगे? अण प्रत्यय करेंगे। तो अण प्रत्यय आएगा इस विषय में ही, पहले हमने समास कर लिया तो द्वि औ वेद औ ऐसा समास होगा। उसके पश्चात द्वि औ वेद औ आगे आपने अण प्रत्यय रखा, उसके पश्चात क्या किया? समास किया, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक कर दिया, द्वि वेद अण। तो ऐसा नहीं कि प्रत्यय ही नहीं आएगा, प्रत्यय आएगा और आने के बाद फिर उसका लुक करेंगे। तो प्रत्यय लाएंगे, फिर प्रत्यय को ला करके हम उसका लुक कर देंगे। तो प्रत्यय का लुक होने के बाद क्या हो जाएगा? द्विवेद बच जाएगा। और यहाँ पर तो वृद्धि इत्यादि हो ही नहीं सकती है, प्रत्यय लक्षण होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? नलुमतांगस्य से निषेध हो जाएगा, क्योंकि आप लुक कर रहे हैं प्रत्यय का, तो फिर द्विवेद ही रह गया। क्या रह गया? द्विवेद। इसी प्रकार का बन गया। ठीक है, तो समझ में आ गया सूत्र। द्विगोर लुगन पत्ये, गोत्रे लुगची, गोत्रे सप्तमी का एक वचन, अलुक प्रथमा का एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन। ठीक है, न लुक अलुक न तत्पुरुष समास हो गया। अर्थ होगा यहाँ सूत्र का, प्राग्दिव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते गोत्रे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य अलुक भवति। क्या अर्थ है सूत्र का? नहीं, पहले अचि को, हाँ चलिए, हाँ। प्राग्दिव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते गोत्रे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य अलुक भवति, अर्थात लुक न भवति। सब लोग मिलके बोलिए अर्थ सूत्र का। प्राग्दिव्यतीये, थोड़ी तेज आवाज में बोलो। प्राग्दिव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते, विवक्षिते मतलब क्या हो गया? ये विषय सप्तमी है ना। प्रत्यय परत नहीं करेंगे। प्राग्दिव्यतीये अजादौ प्रत्यये विवक्षिते गोत्रे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य अलुक भवति, अर्थात लुक न भवति। कहते हैं कि प्राग्दिव्यतीय अजादि प्रत्यय विवक्षित होगा, यानी विषय होगा, उपस्थित आने वाला है, तो पहले ही क्या हो जाता है? गोत्र में विहित जो प्रत्यय है उसका लुक नहीं होता है। वस्तुतः ये जो सूत्र है ये कहाँ के सूत्र का अपवाद है पता है? जो द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद से लुक होता है ना, योष्ट इत्यादि सूत्रों का लुक होता है ना। बहुत्व में उत्पन्न जो प्रत्यय है, तद्राज संज्ञक प्रत्यय, तो वहां पर जो यश का दिव्यो गोत्रे आप क्या करते हैं? गार्ग्या गार्ग्यौ गर्गाः। तो वहां पर आपने क्या किया था? गर्गस्य गोत्रापत्यम बहुनी, ऐसा विग्रह करके गर्ग आगे आम आगे जस रखते हैं हम लोग, फिर वहां पर क्या ये रखते हैं और फिर क्या कर देते हैं? बहुत्व में उत्पन्न यह प्रत्यय का क्या हो जाता है? योष्ट से लुक हो जाता है, होता है ना। और फिर क्या होता है? गर्ग आगे जस, तो गार्ग्या गार्ग्यौ गर्गाः, ऐसे बनाते हैं। याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? ननुमतांगस्य में सिद्धि में आपने किया होगा, गार्ग्या गार्ग्यौ गर्गाः। तो वो जो सूत्र लुक करता है, योष्ट यस का दिव्यो गोत्रे अत्रि भृगु इत्यादि सूत्र जो गोत्र में उत्पन्न प्रत्ययों का लुक करते हैं, ये उसके अलुक का विधान कर रहा है। इसका द्विगोर लुगन प्रत्यय से संबंध नहीं है। इसका किससे संबंध है? योष्ट इत्यादि जो द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में जो लुक का प्रकरण है उसका ये निषेध कर रहा है। कब निषेध कर रहा है ये समझ लो। वैसे तो उस प्रत्यय का लुक होगा, किंतु यदि आपको मालूम है कि उस बहुत्व से बाद में कोई हमें प्राग्दिव्यतीय अजादि प्रत्यय आएगा, तो ये तो जो भी वक्ता है उसको मालूम होता है कि हम किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय करेंगे इसके बाद। तो यदि प्राग्दिव्यतीय अजादि प्रत्यय आने वाला है तो योष्ट इत्यादि सूत्रों से जो बहुत अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक होता है वो पहले ही नहीं होगा। ठीक है, अब उदाहरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण लिख लीजिए,
गर्गाणां छात्राः इति गार्गीयाः, वत्सानां छात्राः इति वात्सीयाः, ऐसे आत्रेयीयाः खारपायणीयाः, आत्रेयीयाः और खारपायणीयाः। आत्रेयीयाः खारपायणीयाः। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, गर्गस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करते हैं। तो गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनी ऐसा विग्रह किया हमने। तो तेरे को दिख नहीं रहा ना बिल्कुल भी, है ना? तो गर्ग आगे क्या रखते हैं, ngस, और आगे प्रत्यय क्या करते हैं, गर्गा दिव्य से यह करते हैं। ठीक है, अब यह क्योंकि बहुत सारे प्रत्यय, बहुत सारे वो आने वाले हैं, बहुत सारे पत्तियों को कहा जा रहा है, तो ऐसे अर्थ में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर योष्ट से पहले अर्थवर्तनी विभक्तियों का लुक कर लेते हैं, गर्ग आगे यह और उसके पश्चात योष्ट सूत्र लगाते हैं, और वो क्या करता है कि गोत्रे उत्पन्नस्य ययोः लुक भवति यदि तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। तेनैव कृतं यानी जो प्रत्यय हम ला रहे हैं उसी के द्वारा बहुत्व हो रहा हो, यानी बहुत सारे अपत्यों को कहने में, तो हम यह प्रत्यय का लुक करते हैं। ठीक है, तो हम गर्गा बना लेते हैं। किंतु अब हमको यहाँ पर यह कहना है कि गर्ग के गोत्रापत्य के छात्र, हमको क्या कहना है, गर्ग के गोत्रापत्यों के छात्र। ठीक है, तो गर्ग के गोत्रापत्य बहुत सारे, इस अर्थ में तो जो यह प्रत्यय आया, अब उसके बाद हमें इसके बाद क्या प्रयोग करना है, गर्ग के गोत्रापत्यों के छात्र। ठीक है, तो अब छात्र यानी तस्येदम, वहां पर क्या अर्थ जाता है, छात्र अर्थ में प्रत्यय नहीं होता है, तस्येदम उनका यह, उनका यह तो छात्र भी हो सकता है, उनकी पुस्तकें भी हो सकती हैं, उनका परिवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्राग्दिव्यतीय अर्थ है। तस्येदम क्या है, ये प्राग्दिव्यतीय अर्थ है। और उस प्राग्दिव्यतीय अर्थ में कौन सा प्रत्यय आएगा, अण प्रत्यय आएगा। मुख्य रूप से कौन सा प्रत्यय आएगा, अण प्रत्यय। मुख्य सूत्र कौन सा है आपका, उत्सर्ग सूत्र, अण आएगा प्राग्दिव्यतों से। तो अब यहाँ पर आपको ये मालूम है कि गर्ग के गोत्रापत्यों के छात्रों को कहने के लिए हम यहाँ पर अण प्रत्यय लाएंगे। यहाँ तक आपको मालूम हो गया, क्योंकि गर्ग के बहुत सारे गोत्रापत्य और उनके जो छात्र, हमें केवल गोत्रापत्य को कहना होगा तब तो हम प्रत्यय का लुक करेंगे, किंतु हमको यदि कहना होगा गर्ग के गोत्रापत्यों के छात्र, ठीक है, तो यहाँ पर प्राग्दिव्यतीय अर्थ विवक्षित है, उसमें हम अच प्रत्यय अण प्रत्यय लाने वाले हैं जो कि अजादि प्रत्यय है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ज्ञात है कि यहाँ पर हम इस अर्थ में ये प्रत्यय लाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो यह प्रत्यय है उसका लुक नहीं होगा। बात समझ में आ गई, प्रत्यय तो आएगा, यदि केवल गर्ग के गोत्रापत्यों को कहना होगा तो लुक होगा, किंतु गर्ग के गोत्रापत्य के छात्रों को कहना है, ठीक है, और उसमें आप कोई अजादि प्रत्यय लाने वाले हैं, अण इत्यादि, तो यह आपको मालूम है। इस कारण से हम यहाँ पर यह प्रत्यय का लुक नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो क्या शब्द रहेगा बताओ, गर्गया, अब वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, गार्गया, तुरंत सूख जाता है, क्या हो जाएगा, गार्गया, उसके पश्चात यचिवम यस्यति च, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, गार्ग्य बन जाएगा आपका। अब मूल शब्द क्या हो गया, गार्ग्य। अब अजादि प्रत्यय आएगा तो उत्सर्ग सूत्र से तो अण प्रत्यय आता है, तो अब यहाँ पर जब लुक का निषेध हो गया, अब शब्द बन गया गार्ग्य। अब क्या हो जाएगा, वृद्धाच्छा सूत्र लग जाएगा। अब क्या लग जाएगा, वृद्धाच्छा, क्योंकि अब जो मूल शब्द है उसमें यदि कोई उसका अपवाद घट रहा है तो वो अपवाद वाला प्रत्यय होगा। तो कौन सा प्रत्यय आएगा, ये वृद्ध संजक हो गया आदि अच वृद्धि होने के कारण से, तो अब छ प्रत्यय आएगा। छ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। तो गार्ग्य आगे किससे होगा ई आदेश, बताओ, आगे नेगी नी यह फट खर्च प्रत्ययाति ना, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके प्रत्यय यति हम यस्यति च से लोप करेंगे और एक सूत्र लग जाएगा आपत्यस्य च तद्धिते नाति।
इसका अर्थ है हलः उत्तरस्य अपत्य संबंधिनः यकारस्य लोपो भवति। हलः उत्तरस्य अपत्य संबंधिनः भासंज्ञकस्य यकारस्य लोपो भवति। तो यहाँ पर भी आपने ई के प्रत्यय गार्ग्य की भासंज्ञा की है। तो हल से उत्तर है ना, गार्ग्य का ग, उस हल से उत्तर ये अपत्य संबंधी यकार है ना। गार्ग्य का जो यह है वो अपत्य संबंधी है कि नहीं? कैसे है बताओ? हाँ, क्योंकि गोत्रापत्य में यह प्रत्यय किया था, तो अपत्य संबंधी यकार का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बच गया? गार्ग, ई इसमें मिल गया, क्या बन गया? गार्गीय, और बहुवचन है छात्राः, तो क्या हो जाएगा? गार्गीयाः। बात समझ में आ गई है ना? ज्यादातर अपवाद कहाँ पर होते हैं? ऊपर सूत्र नीचे अपवाद, किंतु ये द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में जो लुक विधान किया गया है उसका अपवाद कहाँ पढ़ा जा रहा है? चतुर्थ अध्याय में। इसको ध्यान में रखना, द्विगोर लुक अनपत्य का ये अपवाद नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी अनपत्य अर्थ वालों का लुक करता है, और ये तो जो भी गोत्र में प्रत्यय वो तो सारे अपत्य अर्थ में होंगे, इसलिए पहले ही उसका विषय हट गया ये। तब ये कहाँ का अपवाद है? ये वहाँ का। और वो भी जब केवल गोत्रापत्यों को कहना होगा तो लुक होगा, किंतु जब उनके अपत्यों के छात्रों को कहना है या समूह को कहना है या कोई और अर्थ लेना है तो फिर वहाँ पर प्रत्यय जो लुक विधान किया गया वो लुक नहीं होगा। अब उसका जब लुक नहीं होगा तो गार्ग्य शब्द रह जाएगा। जब गार्ग्य शब्द रह जाएगा अब उससे जो प्रत्यय प्राप्त होगा वो प्रत्यय हो जाएगा। तो गार्ग्य की सिद्धि समझ में आ गई आपको। और ये बात भी याद रखिएगा, गोत्रे लुगची, ठीक है। शब्द ये सब जो है ये वैसे बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं आते हैं, किंतु जब आप जैसे गीता इत्यादि हैं या जो साहित्य के ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो उनमें ज़्यादातर तद्धित प्रत्ययांतों का ही प्रयोग मिलेगा आपको। तो उसके लिए ये आपको स्मरण में रहना आवश्यक है, ठीक है ना। अब तो सबके नाम से प्रयोग हो जाता है, किंतु जो अपने प्राचीन ग्रंथ हैं तो उनमें इस प्रकार से प्रयोग आते हैं। इसी प्रकार से वत्स शब्द ले लीजिए। वत्सस्य गोत्रापत्यमिति वात्स्य बनाते हैं। वत्सस्य गोत्रापत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह करके हम वत्साह बना देते हैं, किंतु वत्सस्य गोत्रापत्यानि बहूनि तेषां छात्राः, क्या विग्रह कर दिया हमने? तेषां छात्राः। अब ये प्राग्दिव्यतीय अर्थ हो गया। इसमें जो प्रत्यय आने वाला है आजादी प्रत्यय है वो, इसलिए यह प्रत्यय का लुक नहीं होगा, और जब लुक नहीं होगा तो फिर छा प्रत्यय करके वात्स्या बिल्कुल गार्गिया की तरह ही बन जाएगा। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? आ गया। अगला शब्द है आपका आत्रेय्याः। अत्रेह अपत्यानि बहूनि, ये याद रखना कि गोत्रापत्य वाले ही प्रत्यय की बात चलेगी ना। अत्रेह गोत्रापत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह करके आपने क्या कर लिया? अत्रिंगस आगे इतश्चा नियह सूत्र लगता है ना। इतश्चा नियह से ढक प्रत्यय होता है। इसमें क्या होता है? अनियंत जो इकारांत प्रातिपदिक आगे आएगा आपका शब्द, ये सूत्र आ जाएगा। तो अत्रि से हमने क्या किया? ढक प्रत्यय किया, ठीक है। अब उसके बाद अत्रेह गोत्रापत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह करके हम क्या कर लेते हैं? अत्रिंगस आगे ढक रखते हैं, फिर अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक करके एक सूत्र है अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांग गिरोभ्यश्च। अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गौतमांग गिरोभ्यश्च, उससे क्या हो जाता है? ढक का लुक होता है। जो भी इन प्रातिपदिकों से गोत्रापत्ति में उत्पन्न प्रत्यय उनका लुक प्राप्त था, तो हम लोग लुक करके अत्रयः बना देते हैं। किंतु अब जब हम यहाँ पर एतेषां छात्राः, अब ऐसा विग्रह करके जब हम आजादी प्रत्यय विवक्षित होने लग गया तो ढक प्रत्यय का लुक नहीं होगा। जब लुक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ढक के स्थान पे ए आदेश होगा। किससे? आयनीय से। कित होने से वृद्धि भी हो जाएगी, और यचिभंग यस्यति से ई का लोप होकर के क्या बन जाएगा? आत्रेय। अब ये आत्रेय शब्द भी वृद्ध संज्ञक है, इसलिए यहाँ पर भी वृद्धाक्षा से छह होकर के छह प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा? आत्रेय, आगे ई, यचिभंग यस्यति से लोप हो जाएगा आत्रेय्याः। बहुत सारे छात्रों को कहना है आत्रेय्याः। आया समझ में? जी। इसी प्रकार आपका शब्द है खरप। खरपस्य अपत्यानि बहूनि, खरपस्य अपत्यानि बहूनि, ऐसा गोत्रापत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह करके आपने क्या किया? नडादिभ्य फक से फक प्रत्यय किया, तो खरप आगे फक। अब वही यहाँ पर भी वही बात आएगी। ये आपका लोप है हुआ इसमें यश का दिव्यो गोत्र से। यहाँ पर किससे प्राप्ति होगी? यश का दिव्यो गोत्र से जो लुक प्राप्त हुआ
उसका क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। और जब निषेध होगा तो फिर वृद्धि इत्यादि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, खार पायन। क्या रहेगा, खार पायन। और फिर उससे वही छा प्रत्यय हो जाएगा और नत होकर के क्या बन जाएगा, खार पायनिया। आगे समझ में। तो गोत्र लुगची में जितने भी उदाहरण बने हैं, तो एक में तो ययोश से लुक की प्राप्ति थी, एक में अत्रि भृगु से प्राप्ति थी, एक में यस्का दिव्यो गोत्र से प्राप्ति थी। तो यदि केवल गोत्रापत्तियों के बहुत्व को कहना होगा तब प्रत्ययों का लुक होगा, किंतु उनके गोत्रापत्तियों के छात्र इत्यादि को कहना होगा, और उस अर्थ में जब अजादि प्रत्यय विवक्षित हो रहा है तो प्रत्यय का लुक नहीं होगा। जब प्रत्यय का लुक नहीं होगा तो फिर क्या रह जाएगा, शब्द वृद्धि इत्यादि होकर के वृद्ध संज्ञक बन जाएगा। वृद्ध संज्ञक होने से वृद्धाक्षा से सब जगह क्या हो रहा है, छ प्रत्यय होकर के गार्गीयाः, वत्सीयाः, आत्रेयीयाः और खार पायनीयाः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज का पाठ हुआ। ये जो चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय भी आगे चलेगा, तो उसमें सिद्धियों में कुछ तो आपको मालूम है, वही तद्धित प्रत्यय है, तो किसी के स्थान पे इक आदेश होना ठस्य का लग जाता है, कहीं पर आयन ए इत्यादि आदेश होते हैं, वो भी है। तद्धित प्रत्यय तो तद्धितेषु चामादे किति च से वृद्धि हो जाएगी। भा संज्ञा भी होती है, तो इसलिए यचिभम यस्यति च इत्यादि से लोप इत्यादि भी होता है। तो इन सब के होते हुए भी कहीं कहीं प्रत्ययों के लुक और अलुक की जो व्यवस्था है वो प्रारंभ में ही दे दी जा रही है कि कहाँ लुक होगा, कहाँ लुक नहीं होगा। आगे के भी सूत्र जो हैं वो इसी प्रकार से कुछ और व्यवस्था देने वाले हैं, तो एक दो सूत्र और फिर हम अगले पाठ में कर लेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं, तो इतने को आप लोग ठीक से समझ लेंगे और पिछले सूत्रों की भी सिद्धियां निकाल के देखेंगे, यानी यस्का दिव्यो गोत्र इत्यादि सूत्रों के अर्थ भी निकाल करके देख लेना। जब भी कोई पिछला प्रकरण आया करे तो उसको आप निकाल करके अच्छी तरह से देखा करो, तो उससे क्या होगा, वो फिर से आपका दोहर जाएगा, फिर से पक्का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष पर।